नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं, उसी में आज ये एक टेस्ट तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, दूसरे टेस्ट का सेकेंड पार्ट है और ये टेस्ट हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ प्रीलिम के लिए कर रहे हैं। और बता दें कि जो अदर स्टेट है उसमें भी ये कारगर होगा, जैसे कि बीपीएससी है, एमपीपीएससी है, यूकेपीएससी है, इन सब में भी ये काम आएगा। और जीएस तो कॉमन आता है, तो जीएस जिसमें जिस पेपर में पूछे जाते हैं जीएस, उसके लिए वीडियो पर्याप्त रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। और बता दूँ उससे पहले कि आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा और आने वाले समय में उसमें क्यूज भी कराए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। ए है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन है। मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का वर्णन है। लीलावती के रचनाकार आर्यभट्ट है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य देखना है, ये आप लोग जरूर देखा करिए। तो देव चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन है, ये भी सही दिया हुआ है। मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का वर्णन है, ये भी सही दिया हुआ है। वही लीलावती के रचनाकार आर्यभट्ट नहीं, बल्कि कौन थे, तो लीलावती के रचनाकार भास्कराचार्य थे। कौन थे, तो भास्कराचार्य थे। और लीलावती देखा है तो कैसी पुस्तक है, सिद्धांत शिरोमणि का क्या है, तो सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। और बाकी सब कथन क्या है, तो इसमें सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 52 नंबर प्रश्न क्या दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। बी क्या दिया है, तो गुप्त काल में रजत मुद्राओं को निष्क कहा जाता था, ये गलत दिया हुआ है। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ये भी गलत दिया हुआ है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, तो ये इसमें सही है। देख लेते हैं। गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था, इसको रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता, रूपक कहा जाता था। वही जो निष्क था, वो निष्क किसको कहा जाता, तो ये वैदिक काल की जो निष्क थी, ये वैदिक काल की स्वर्ण मुद्रा थी। और देखा जाए तो गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। तो हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। और देखा है तो इस वंश में, गुप्त वंश में सबसे महान शासक कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और इसमें देखा है तो उसके बाद कौन आता है, तो समुद्रगुप्त आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। और क्या इसमें फैक्ट पूछता है, तो देखा है तो इसमें ये पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है। और हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, ये भी पूछ लेता है। तो ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है। और क्या किया था स्कंदगुप्त ने, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, तो गुप्त साम्राज्य में देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य में जो कौन था, तो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें कौन कौन थे, तो कालिदास थे, वराहमिहिर थे और बिलाल भट्ट भी, ये लोग क्या थे, तो इनमें शामिल थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 53 नंबर प्रश्न क्या है। गुप्त अभिलेखों में उदंग आत्मा उदरंग शब्द निर्दिष्ट करते थे। ए धार्मिक अनुष्ठान से, बी भूमि कर से, सी सिंचाई कर से, डी वाणिज्य कर से। तो देखा है तो गुप्त अभिलेखों में उदरंग शब्द किससे संबंधित है, तो ये भूमि कर को, किसको, तो भूमि कर को ये निर्दिष्ट करते थे, तो बी हो जाएगा। 53 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित है। तो ए क्या दिया है, ए छपड़क दिया है, बी दिया है बेताल भट्ट, सी क्या दिया है, तो शंकु दिया है, डी वराहमिहिर। तो क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित था, तो कौन वास्तुकला से संबंधित था, तो शंकु जो था वो वास्तुकला से संबंधित था। शंकु जैसे नाम से ही पता होता है। अब हम लोग जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में 9 जो रत्न थे कौन कौन थे, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन थे। तो ये लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। 9 विद्वान थे, जिसे नवरत्न भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो जो महाकवि कालिदास थे, महाकवि कालिदास का भी नाम आता है, कालिदास भी थे। ये क्या थे, तो अग्रगण्य थे। ठीक है, सबसे आगे यही थे। उसके बाद से देखा है तो कौन कौन थे, तो कालिदास पहले जो थे वो कालिदास थे। ठीक है, कालिदास थे। फिर उसके बाद से धन्वंतरी थे। कौन थे, धन्वंतरी थे। ठीक है। उसके बाद से कौन थे, तो छपड़क थे। ठीक है, ये क्या थे, तो ये ज्योतिषी संबंधित थे। उसके बाद से अमर सिंह थे। ये क्या थे, तो अमर सिंह कोशकार थे। ठीक है, अमर सिंह क्या थे, तो ये कोशकार थे। और बता दें कौन कौन थे, तो अमर सिंह का नाम हो गया। उसके बाद से कौन थे, तो अभी हम देखें शंकु थे। शंकु ये क्या थे, तो वास्तुकार थे। ठीक है। फिर उसके बाद से कौन थे, तो बेताल भट्ट का नाम आता है, बेताल भट्ट थे। उसके बाद से घट कपर थे। कौन थे, तो घटपर थे। ठीक है। और उसके बाद से वराहमिहिर थे। ठीक है, ये क्या थे, तो वराहमिहिर ये खगोल विज्ञानी थे। और उसके बाद से वररुचि का नाम आता है। किसका नाम आता है, तो वररुचि का नाम आता है। ये लोग क्या जो है कि नवरत्न थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपाधि सकारी भी है। ए दिया चंद्रगुप्त प्रथम, बी दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, सी दिया स्कंदगुप्त, डी दिया समुद्रगुप्त। तो किसने एक सकारी की उपाधि लिया था, तो किसने लिया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। कौन लिया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो 55 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है।
और ये क्या किए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब अंतिम शक राजा किसको, रुद्र सिंह तृतीय को हराया था, तो ये उस समय ये उपाधि को लिया था किस, कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। और इसमें तमाम जो है कि जो शासक थे वो भी अपना अपना उपाधियाँ लिए, जैसे कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। जैसे कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था, ठीक है। और वही देखा जाए तो समुद्रगुप्त थे, इन्हें कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। और इसने क्या क्या उपाधि लिया था, तो अश्वमेध कर्ता, विक्रमंक और परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। और देखा जाए तो बता दें कि जो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये समुद्रगुप्त था, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और एक चीज़ और बता दें कि फाहियान जो था वो किसके दरबार में आया था, ये पूछता है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। पूछता है कि फाहियान जो है किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति का भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ था। सी दिया है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। डी दिया है गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो क्या हो जाएगा इसमें, गुप्त काल में ताम्रलिप्ति भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह, ये गलत दिया हुआ है। गुप्त काल में भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का क्या था, तो छठा भाग थी, ये भी सही दिया हुआ है। वही बता दें कि गुप्त काल में क्या था, तो गुप्त काल में जो भारत का जो प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ था, ये कहाँ था, तो ये पश्चिमी ओर था। कहाँ पर था, तो ये पश्चिमी ओर था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, न कि पूर्वी ओर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, तो किसने बताया, तो अभी हम लोग देखे थे। नवरत्नों में कौन थे, तो वराहमिहिर थे, इसने ही बताया था। तो 57 क्या हो जाएगा, 57 का, सॉरी ये हमने गलत बता दिया। क्या है, ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। भास्कर है, ब्रह्मगुप्त है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, तो किसने बता दिया था, सर्वप्रथम किसने बता दिया था कि अपनी दूरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है पृथ्वी, तो किसने बता दिया, तो ये आर्यभट्ट ने बता दिया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और आर्यभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है, तो ये आर्यभट्ट ही है। कौन सा, तो आर्यभट्ट भी है, ठीक है। और ये इनका देखा है तो जो वराहमिहिर थे, इनके पुस्तक में जो है कि भौतिक भूगोल के विषयों में भी चर्चा इनकी की गई है, भौतिक भूगोल के बारे में भी इन्होंने बताया है। अब आगे देख लेते हैं। चोल वंश के शासनकाल में वेट्टी का सही आशय क्या था, नगद रूप में कर, ब्राह्मण को दान देने वाली भूमि, सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। तो वेट्टी का सही आशय क्या था, तो 58 क्या हो जाएगा, तो 58 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्या होता था, तो वेट्टी का सही आशय क्या था, तो जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला क्या था, तो कर था। तो हम लोग थोड़ा सा चोल वंश के बारे में जानते हैं। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। कौन था, विजयालय था, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, तो तंजौर थी। क्या थी, तंजौर थी इसकी राजधानी। और देखा जाए तो जो जब ये इसी के चोल वंश में जब पल्लवों पर जब विजय पा जाता है, तो उसके उपरांत आदित्य जो था, आदित्य प्रथम था इसमें, तो ये कोदंडराम की उपाधि को धारण करता है। वही इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो एक राजेंद्र द्वितीय था, कौन था, तो राजेंद्र द्वितीय था, उसने केसरी की, और वीर राजेंद्र ने क्या किया था, तो वीर ये राज केसरी की उपाधि को धारण किया था। अब हम लोग थोड़ा सा चोल काल के भूमि के प्रकार देख लेते हैं। तो एक वेलन गई होता था, क्या होता था, वेलन व गई होता था, ब्रह्मदेव होता था, ठीक है, ब्रह्मदेव होता था, साला भोग होता था, क्या होता था, साला भोग होता था। फिर उसके बाद देवदान या तिरुमटनई होता था, पल्ली चंदम होता था, क्या होता है, पल्ली चंदम होता था। एक ऐसा जैन संस्थानों को दी गई भूमि होती थी, ठीक है। और वेलन वगई देखा जाए तो क्या होता था, वेलन वगई गृह ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मोदय क्या होता था, तो ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। साला भोग क्या होता था, किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि होती थी। और देखा जाए तो जो संपूर्ण चोल साम्राज्य है ये 6 मंडलों में क्या था, तो विभक्त था, 6 मंडलों या प्रांतों में विभक्त था। और मंडलम क्या था, तो मंडलम कोट्टम में, मंडलम किस में, तो कोट्टम में। वही नाडु कोट्टम जो है कि कोट्टम किस में, तो कोट्टम नाडु में। और नाडु किस में था, तो नाडु कुर्रम में विभक्त था, ठीक है। और नाटु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इसको नाटुर कहा जाता था, नाटुर कहा जाता था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, तो हम लोग चोल वंश के बारे में जाने, आगे देख लेते हैं क्या है। और एक चीज़ और बता दें कि चोल वंश में एक राजाराज प्रथम का नाम आता है, राजाराज प्रथम का नाम आता है। वो क्या किया था, तो इसने तंजौर में क्या किया था, तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। किसने, तो राज प्रथम ने, ठीक है। और देखा है तो चोल वंश में सर्वाधिक विस्तार कौन करता है, तो राजेंद्र प्रथम करता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। डायमेकस और डायनोसिस नामक 2 विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे, ये बिम्बिसार के, बी दिया है।
अजातशत्रु के, सी दिया है बिंदुसार के, डी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो बता दें डायमेकस डायग्नोसिस नामक 2 विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? तो ये बिंदुसार के दरबार में आए थे, ठीक है। और बिंदुसार को क्या कहा जाता है? इसको अमित्रघात भी कहा जाता है, अमित्रघात भी कहा जाता है। और अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से एक सही सुमेलित है। सार्थवा व्यापारियों का समूह का नेता होता था। एरड़ा अभिलेख सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण भुक्त दिया है गुप्तकालीन प्रांत, डी दिया है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या देखना है? सही सुमेलित देखना है। तो सार्थवा क्या होते थे? तो व्यापारियों के समूह का नेता होते थे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। एरड़ अभिलेख से क्या मिलता है? तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण क्या है? एरड़ अभिलेख है। वही भुक्ति ये गुप्तकालीन प्रांत होते थे। तो इसमें क्या है? सभी क्या है? सही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। और बता दें कुछ चीज़ें आप लोगों को कि गुप्त काल में देखा जाए तो गुप्त काल में व्यापारियों की क्या होती थी? तो व्यापारियों की एक समिति होती थी, जिसे क्या कहते हैं? इसको निगम कहा जाता था। और जो निगम होते थे, निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? उसको श्रेष्ठ कहा जाता था, ठीक है, श्रेष्ठ कहा जाता था। और जो व्यापारिक समूह था इसको सार्थवा या सार्थ कहा जाता था। और नेताओं को क्या कहते हैं? इसको सार्थवा कहा जाता था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। और गुप्त काल में एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहते हैं? उसको भुक्ति कहा जाता था। और इन्हें प्रदेश या भोग भी कहा जाता था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि गुप्त गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? ए 9, बी 10, सी दिया है 11, डी दिया है 12। तो गुलाम वंश में देखा जाए तो कुल कितने शासक हुए? तो कुल 11 शासक हुए। कितने हुए? तो 11 शासक हुए। कौन कौन से? पहले देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, ठीक है। उसके बाद से आराम शाह का नाम आता है। कौन होते हैं? तो आराम शाह का नाम आता है। उसके बाद से कौन थे? तो इल्तुतमिश थे, ठीक है, इल्तुतमिश थे। फिर रुकनुद्दीन फिरोज का नाम आता है। फिर रजिया जो कब से कब तक रहती है? तो 1236 से 1240 ईस्वी के लगभग रहती है। इन्हें कैथल में इनको डाकू द्वारा मार दिया जाता है। फिर उसके बाद से किसका नाम आता है? तो बहराम शाह का नाम आता है। उसके बाद से अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन थे? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद से किसका नाम आता है? तो नासिरुद्दीन महमूद का। ये टोपी सीकर गुजारा करता था। बलबन कौन था? ये बलबन भी इस गुलाम वंश में आ जाएगा। फिर उसके बाद से कैकूबाद का नाम आता है। उसके बाद से क्यूमर से गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि गुंबद निर्माण का पिता किस सुल्तान को कहा जाता है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी इब्राहिम लोदी को, सी इल्तुतमिश को, डी अलाउद्दीन खिलजी को। तो किसको कहा जाता है गुंबद निर्माण का पिता? तो किसको कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये क्या किया था? इसने नए सिरे से मस्जिद निर्माण और उन पर गुंबद का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। कौन? तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने हैं तो ये क्या क्या निर्माण किया था। तो ये कुतुब मीनार को के निर्माण को क्या किया? तो पूरा करवाया था। कौन? तो इल्तुतमिश ने। फिर सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। और चांदी का टंका व तांबा का जीतल इसने चलवाया था। कौन? इल्तुतमिश ने चलवाया था। फिर बताते हैं इल्तुतमिश का और भी कार्य क्या क्या है। तो इसने क्या किया था? तो एकता प्रणाली को चलवाया था और बलबन ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। और इसने क्या किया? तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। क्या किया? तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्काने चिलगानी कहलाते थे। क्या कहा? तुर्काने चिलगानी के नाम से जाने थे। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का किसने दमन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। और एक चीज़ और पूछ लेता है कि इल्तुतमिश जो था ये पहला शासक था जिसने क्या किया था? तो इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद को संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था, ठीक है। और इल्तुतमिश का मृत्यु कब हुआ? तो 1236 ईस्वी के लगभग हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कारण है इसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनका जान बख्श दी थी। तो क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और इसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद उनकी जान बख्श दी थी, गलत दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका? 63 क्या हो जाएगा? 63 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 63 का सी हो जाएगा। 63 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों उसने क्या किया था। तो देखा है तो यो किसी भी युद्ध में लाखों लोगों को क्या किया? तो पराजित कर गिरफ्तार कर लिया था। देख लेते हैं 64 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दूसरा दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। उसके बाद से क्या दिया है? सी दिया है बलबन अपने दरबार में सीधा तपेबोज की प्रथा प्रारंभ करवाई। डी दिया है तुगरुल खान ने अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह किया था। एक बार हम लोग कूट भी देख लेते हैं क्या है। तो कूट में क्या हो जाएगा? देख लेते हैं पहले। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है।
ये क्या है, इसमें क्या देखना है, सही नहीं है, तो इसको ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, तो ये भी क्या है, और ये इसमें क्या दिया है, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, बल्कि गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है, क्योंकि किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। बलबन ने अपने दरबार में क्या किया, तो सीधा तथा पैबोस की प्रथा प्रारंभ करवाई थी, तो ये भी ये सही दिया हुआ है, ठीक है। और तुगरिल खान ने अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह किया था, तो तुगरिल खान ने अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं बल्कि किसके समय में, तो ये उस समय उस कौन था, तो वहाँ पर बलबन का शासन था, ठीक है। उस समय तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 64 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। नीचे दिए गए दो कथन हैं, जिनमें से एक का कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, वो अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था। इसमें क्या दिया है, कूट में देखना है इसको, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो बता दें क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था, ये गलत दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका 65 का सी हो जाएगा, 65 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख लेते हैं। तो देखा है तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में क्या किया, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। और इसके पीछे देखा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो एक राज्य में क्या करना चाहता, तो एक बड़ी सेना रखना था उसको, और ये क्या करता था, उसको एक सैनिकों को एक निश्चित वेतन इसको देना था। इसलिए वो क्या किया, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। और एक निश्चित वेतन में सैनिकों का खर्च न चल पाता, इसलिए वो क्या करता, तो क्या किया था, तो उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। क्योंकि देखा जाए तो अलाउद्दीन का उद्देश्य कहीं भी अपनी जनता को कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना नहीं था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, दीवानी रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बी दिया है दीवाने आमिर कोही की विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये देखना है। तो देख लेते हैं। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये भी सही दिया है। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। वही दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश नहीं बल्कि किसने किया था, तो ये बलबन ने किया था। किसने किया, तो बलबन ने किया था, ठीक है। और ये क्या था, दीवाने अर्ज क्या था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे था, तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था। वही दीवाने रियासत क्या था, तो दीवाने रियासत के बारे में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और दीवाने अमीर कोई क्या था, तो ये कृषि विभाग से संबंधित था, जिसकी स्थापना किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक दीवाने बंदगान था, ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। फिर उसके बाद दीवाने खैरात था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। दीवाने इश्तियाक क्या था, तो ये पेंशन विभाग था, जिसकी स्थापना कौन करता, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतात्मक स्वरूप के थे, वे कौन कौन से थे, महाजनपद थे। तो कौन कौन से थे, तो ये ए दिया वज्जी एवं मल, बी दिया है अंग एवं मगध, सी दिया मत्स्य एवं सुरसेन, डी दिया गंधार एवं कम्बोज। तो जो गणतात्मक स्वरूप कौन कौन से थे, तो ये वज्र एवं मल थे, जो गणतात्मक स्वरूप के थे। तो देखा है तो बौद्ध धर्म में जो अंगुत्तर निकाय है 16 महाजनपदों का उसमें उल्लेख मिलता है। और महाजनपद 2 प्रकार के थे, कौन कौन से, तो अंग था, इसमें एक और अंग था, मगध था, काशी था, चेदी था, वध था, कुरु था, पंचाल था, मत्स्य था, सुरसेन था, अवंती था, तो गंधार था, कम्बोज था। ये कैसे थे, तो ये राजतंत्रात्मक थे। वही वज्र और मल जो थे वो गणतंत्रात्मक थे। कौन थे, तो वज्र और मल जो थे गणतंत्रात्मक थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूरा कषाण काल से संबंधित अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो ए दिया है लोहदा नाला क्षेत्र से, बी दिया है करे गांव से, सी क्या दिया है, तो सी दिया है पलवरम से, डी दिया है लूनी नदी क्षेत्र से। तो बता दें अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिला है, तो लोहदा नाला क्षेत्र से मिला है। तो 68 क्या हो जाएगा, 68 का ए हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, लोहदा नाला क्षेत्र कहाँ पर है, तो बेलन नदी घाटी में उत्तर प्रदेश
से पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और ये यहाँ पर क्या मिला है, तो अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि नायब एवं मुमलकात पद का सृजन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। दूसरा है यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था। तो इसमें देखा है तो दोनों कथन सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है। देख लेते हैं क्यों। सॉरी, इसमें क्या देखना है, सॉरी कौन से कथन इसमें सही है, तो क्या है, नायब मुमलकात पद का सृजन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में होते, बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था, गलत दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, 69 का बी हो जाएगा। 69 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों। क्योंकि बलबन जो था इसने क्या किया था, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नायब मुलाकात पद का सृजन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था। तो इसमें क्या देखना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो बता दें, जो नायब, ये पहला कथन तो गलत दिया हुआ है। दूसरा ये जो है कि पद, यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था, ये सही दिया हुआ है। क्योंकि नायब मुलाकात पद का सृजन किसके समय में हुआ था, तो ये मोइजुद्दीन ये बाराम शाह के समय में सृजित किया गया था, इसलिए क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। इल्तुतमिश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, इसने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। इसने चांदी का जीतल और तांबे का टंका नामक सिक्के चलवाए। तो इसमें क्या देखना है, तो कौन सा कथन इसमें सही है। तो देख लेते हैं। इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, ये भी सही दिया हुआ है। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, ये भी सही दिया हुआ है। इसने चांदी का जीतल और तांबे का टंका नामक सिक्के चलवाए, गलत दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 का ये हो जाएगा। 70 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसने क्या किया था, तो इसने चांदी का टंका, क्या है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय में हुआ था। ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोधी वंश। ठीक है, तो इसके समय में हुआ था, तो ये तुगलक वंश के समय में हुआ था। अष्टभुजी मकबरों का निर्माण तुगलक वंश के समय में हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तारीख हिंद सामने दिया है अलबर्नी, एक और पुस्तक, एक और लेखक है रेहला मिनहाज सिराज। तारीख नौसारी इबन बतूता दिया है। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी दिया है। तो बता दें इसमें क्या हो जाएगा। तो तारीख हिंद किसकी रचना है, तारीख हिंद अलबर्नी की रचना है। किसकी, तो अलबर्नी की। रेहला किसका है, तो इबन बतूता का है। ठीक है, तारीख नौसारी किसका है, तो मिनहाज सिराज का है। और तारीख फिरोजशाही किसका है, तो तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी का है। तो क्या हो जाएगा, ए का 1 क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का क्या होगा, तो सी का 2 हो जाएगा। तो देख लेते हैं। ए का 1 क्या हो जाएगा, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 का सी हो जाएगा। ठीक है, 72 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। दीवान विजारत, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान विजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जो लगान कर व्यवस्था आदि की देखभाल करता था। विजारत का स्वर्णकाल खिलजी काल को कहा जाता है। तो इसमें क्या देखना है, कौन से कथन इसमें सही है। तो देखना है, तो दीवान विजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जो लगान कर व्यवस्था आदि की देखभाल करता था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। विजारत का स्वर्णकाल भी खिलजी काल को आ जाता है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि विजारत का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तुगलक काल को कहा जाता है। किसको, तुगलक के काल को कहा जाता है, इसलिए क्या है, ये गलत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। और एक प्रश्न यहाँ पे लग रहा है छूट रहा है हमसे, देख लेते हैं क्या है। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है। तो क्या दिया है, चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, चंगेज खान का आक्रमण 1222 में। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो इसमें कौन क्या देखना है, कौन सही है, 1194 बिल्कुल सही दिया हुआ है। और तैमूर का आक्रमण कब दिया, तो 1398 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। और किसके बीच होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। वही चंदावर का युद्ध किसके बीच होता है, तो राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। और बता दें कि चंगेज खां का आक्रमण कब होता है, तो 1221 ईस्वी के लगभग होता है। 1221 ईस्वी के लगभग होता है। उसमें कौन आते हैं, तो उसमें इल्तुतमिश का शासनकाल आता है। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल के समय होता है चंगेज खां का आक्रमण। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो ये हमने प्रश्न देख लिए, दीवान विजारत के बारे में जान गए। अब 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था। ए दिया है रजिया, बी क्या दिया है, बी दिया है बाराम शाह, सी दिया है नरसुद्दीन महमूद, डी दिया है रुकनुद्दीन फिरोज। तो अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये बाराम शाह थे। कौन थे, तो बाराम शाह थे। ठीक है, और गुलाम वंश में देखा है तो निम्न सुल्तान बनते हैं कौन कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, आराम शाह है, इल्तुतमिश है।
उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज है, फिर रजिया है, बाराम शाह है, अलाउद्दीन मसूद शाह है, नासिरुद्दीन महमूद है, बलबन है, कैकूबाद है और टूमर से एक टूमर जो है कि लास्ट रहते हैं गुलामन से। तो इस प्रकार क्या होगा, अलाउद्दीन मसूद शाह थे, ये क्या थे, तो ये पूर्व बाराम शाह के दिल्ली का ये क्या थे, तो ये सुल्तान थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है 76 नंबर प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो दीवान रिसाला दिया है न्याय विभाग, दीवाने बंदगान दिया है दास विभाग, और क्या दिया है दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार दिया है, दीवाने विजारत दिया है वित्तीय मामला से संबंधित। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 76 क्या हो जाएगा, 76 का ये हो जाएगा। बाकी क्या है, बाकी सब क्या है सुमेलित है। दीवाने बंदगान क्या होता था, दास विभाग होता था। दीवाने बंदगान क्या होता था, दास विभाग होता था, जिसकी स्थापना कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक ने करता है, ठीक है। और दीवाने इंसा क्या होता था, दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार होता है दीवाने इंसा, ठीक है। और क्या दिया है, दीवाने विजारत दिया है, दीवाने विजारत ये क्या होता था, तो ये आप लोग कमेंट करिए कि दीवाने विजारत क्या होता था। तो बता दें दीवाने रिसालत किससे संबंधित था, तो दीवाने रिसालत किससे संबंधित था, तो ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। किसके, तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, न कि न्याय विभाग से। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से हिस्सा लिया, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है कि फिरोज तुगलक ने खुम्स लूट का धन में 4/5 सैनिकों को तथा 1/5 भाग राजकोष में दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रजाति विभेदीकरण की नीति को क्या किया, तो समाप्त किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करना, इसमें कौन सा कथन गलत दिया हुआ है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, तो क्या दिया है, पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और फिरोज तुगलक ने खुम्स लूट का धन में 4/5 भाग खनिजों को सैनिकों को तथा 1/5 भाग राजकोष में दिया, तो ये क्या है, तो ये सही दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रजाति विभेदीकरण की नीति को समाप्त किया, भी सही दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसमें गलत है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 77 का क्या हो जाएगा, 77 का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77 का, सॉरी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है आगे प्रश्न की। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखा है तो इसमें दोनों कथन क्या है, तो सही है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित रखना चाहता था, तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 78 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने क्या किया, तो उसने गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया। दूसरा, उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने ज़कात संपत्ति समाप्त कर दिया। वह तबला बजाने का शौकीन था। तो इसमें क्या देखना है, कौन से कथन सही है। तो सिकंदर लोदी के बारे में जान लेते हैं। तो उसने गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया, ये भी सही है। उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया। उसने ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। और तबला बजाने का शौकीन नहीं, बल्कि क्या करता, तो ये सानाई बजाता था। क्या बजाता, तो ये सानाई सुनने का शौकीन था या बजाता था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका 1 2 3 हो जाएगा सही। इसका 1 2 3 हो जाएगा, तो यानी कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 69 का, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 69 का, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। निम्न में से कुछ सुल्तान का शासनकाल विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ए दिया है अलाउद्दीन खिलजी, बी दिया है फिरोज शाह तुगलक, सी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, डी दिया है गयासुद्दीन तुगलक। तो बता दें विजारत का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है। तो ये फिरोज शाह तुगलक को विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो सुल्तान के रूप में अगर देखते हैं तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल विजारत के लिए सर्वाधिक क्या था, तो अनुकूल था। इसलिए इस शासनकाल को विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तौड़ का राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। दूसरा है दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तो इसमें क्या देखना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दिल्ली में पुराना किले का वर्तमान स्वरूप हुमायूं ने करवाया था। हुमायूं नहीं बल्कि किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। कौन करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो क्या हो जाएगा 81 का ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81 का ये हो जाएगा। इसका आंसर 81 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। ध्रुवदास क्या दिया, ध्रुवदास सामने दिया है। रसिक प्रिया मूला दाऊद का क्या दिया, तो भगत नमावली। नाबादास क्या दिया, तो भक्तमाल दिया है। केशवदास का क्या दिया, तो चंदायन दिया है। तो ध्रुवदास किसने लिखा है, तो भगत नमावली क्या हो जाएगा, ध्रुवदास का भगत नमावली हो जाएगा। मुल्ला दाऊद क्या हो जाएगा, चंदायन हो जाएगा। नाबादास से क्या होगा, नाबादास का भक्तमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भक्तमाल हो जाएगा, ठीक है। और आगे देख लें केशवदास से क्या हो जाएगा, तो केशवदास की रचना क्या है, रसिक प्रिया है। केशवदास क्या हो जाएगा, तो रसिक प्रिया हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 82 क्या हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा। 82 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। तो ध्रुवदास का भगत नमावली
और मुल्ला दाऊद का तो मुल्ला दाऊद का चंदायन हो जाएगा, ठीक है। और नाभादास से क्या होगा, नाभादास का तो भक्तमाल हो जाएगा, नाभादास से क्या हो जाएगा तो भक्तमाल हो जाएगा, जो कि ये सही दिया हुआ है। और केशवदास का देखें तो केशवदास से क्या हो जाएगा, तो केशवदास का ये रसिक दिया हो जाएगा, केशवदास का रसिक दिया हो जाएगा। तो ये बाकी 3 जो है कि गलत दिए हुए थे, एक इसमें क्या है सी वाला सही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये कहाँ पर दिया, सामने है। एक और कूट दिया है, एक और इसको मिलाना है, इमारत और स्थान दिए हुए हैं। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है, तो अजमेर में है। तो क्या हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। फिर है जहाज महल, जहाज महल कहाँ पर है, तो ये मालवा में है। कहाँ पर, तो मालवा में है, ठीक है। अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो जौनपुर में है। क्या हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा। 3 दरवाजा कहाँ पर, तो अहमदाबाद में। देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 83 क्या हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा। 83 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 से किस क्या हो जाएगा, 43 से किस। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये कहाँ पर है, तो ये मालवा में है। कहाँ पर है, तो मालवा में। एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी ये अजमेर में है। ये कहाँ पर है, अजमेर में है। जहाज महल कहाँ पर, जहाज महल मालवा में है, ठीक है। अटाला मस्जिद कहाँ पर, जौनपुर में। 3 दरवाजा कहाँ पर, तो अहमदाबाद में है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। मधुरा विजयम किसकी कृति है। ए ध्रुवतारा देवी का, क्या दिया है, ए ध्रुवतारा देवी का, बी गंगा देवी का, सी दिया है कृष्णदेवराय का, डी दिया है तेनाली रमन का। तो मधुरा विजयम किसकी कृति है, तो ये बता दें किसकी है, तो ये गंगा देवी का है। किसका है, तो गंगा देवी का है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 85 नंबर। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी दिया है सिकंदर लोदी, डी दिया इब्राहिम लोदी। तो बता दें खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था, किसने मना कर दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था। अब आगे देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित टोंडी ये क्या है, तो समृद्ध पतन था। एक किसका था, तो चेरों का, बी दिया है पांड्यों का, सी चोलों का, डी दिया है सातवाहन राजाओं का। तो क्या हो जाएगा, चेरों का ये टोंडी एक समृद्ध पतन था, तो ये हो जाएगा। 86 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये क्या होते थे, टोंडी से भारत और रोम के मध्य व्यापार किए जाते थे। और इसका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रिस नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है। क्या होता है, टुंडी का क्या एक समृद्ध पतन था। किससे मिलता है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलता है। अब आगे देख लेते हैं 87 नंबर प्रश्न क्या दिया है। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, तो ए पुर्तगालियों से, बी पांड्यों से, सी कालिकट से, डी बहमनी राज्य से। तो विजयनगर अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, तो बहमनी राज्य से। किससे, तो बहमनी राज्य से। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। राजा सावंत सिंह नागरी दास के नाम से किसने की प्रशंसा में छंद लिखे। तो ये दोनों कथन क्या है, तो दोनों कथन सही दिया हुआ है। दोनों कथन क्या है, सही है। आगे देख लेते हैं क्या है। भक्ति काल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। विशिष्टा द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। डी दिया है पुष्टिमार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो भक्तिमाल के संदर्भ में हम लोग को सत्य कथन असत्य कथन को देखना है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया, बिल्कुल सही दिया हुआ है। कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित भी सही दिया हुआ है। विशिष्टा द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था, ये भी सही दिया हुआ है। और वही बता दें पुष्टि मार्ग के दर्शन का माधवाचार्य ने नहीं बल्कि किसने, तो बल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। किसने, तो बल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो ए हुमायूं दिया है, बी सिकंदर लोदी दिया है, सी अकबर दिया है, डी शेरशाह सूरी दिया है। तो किसके समय में सिख धर्म की स्थापना होती है, तो सिकंदर लोदी के समय में। किसके समय, सिकंदर लोदी के समय में, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो 1489 से 1517 ईस्वी के लगभग रहता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ए दिया है भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, बी दिया है विजया देवी ने, सी दिया है भीमदेव सोलंकी प्रथम ने, और डी क्या दिया है, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था, तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। अब आगे देख लेते हैं कब, तो 1178 ईस्वी के लगभग हराता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है 92 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह और एक और अर्थ दिया है। तो जन्म क्या दिया है, जन्म क्या हो जाएगा, तो जन्म जब होता है इनको कमल कहा जाता है, कमल हो गया। और निर्वाण से क्या होगा, तो निर्वाण से पद चिन्ह हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1। ज्ञान का क्या हो जाएगा, तो ज्ञान का बुद्ध वृक्ष हो जाएगा। और डी का क्या होगा, प्रथम प्रवचन, ये धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1 देखते हैं किसमें, ए का 2, बी का 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 92 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 इसी से एलिमिनेट हो गया। अब आगे देख लेते हैं क्या। सूफी संतों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। शेख निजामुद्दीन मौली औलिया फरुद्दीन गज शंकर बाबा फरीद के शिष्य थे। बी दिया भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अमीर खुसरो को भारत का साथी कहा गया है। शेख नसरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली की पदवी प्राप्त हुई है। तो देख लेते हैं इसमें क्या देखना है, तो सत्य कथन का चयन करना है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया
जिसे फरुद्दीन गज शंकर बाबा फरीद के शिष्य थे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तो अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा जाता है। तो ये बल्कि क्या है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसको, तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आगे शेख नसरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली की पदवी प्राप्त हुई थी, भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक को उसकी उदारता तथा गरीबों की सहायता करने के लिए अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था। तो ए दिया है जैनुल आबदीन, बी दिया है हुमायूं, सी दिया इब्राहिम आदिल शाह, डी दिया अकबर। तो किसको, तो 94 क्या हो जाएगा, 94 का सी हो जाएगा, क्योंकि इसको इब्राहिम आदिल शाह को अबला बाबा निर्धनों का मित्र कहा जाता था। और इसके बारे में बताते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय क्या था, तो विद्या प्रेमी था और विद्या का संरक्षक था। ये गरीबों की, ये उदारता था गरीबों की कारण इसे अबला बाबा निर्धनों का मित्र कहा जाता था, ठीक है। और इसे जगत गुरु की उपाधि भी से भी संबंधित करती है। आगे देख लेते हैं, होयसल राजवंश की राजधानी थी क्या थी, तो ए वारंगल दिया है, बी द्वार समुद्र दिया है, सी मथुरा दिया है, डी देवगिरी दिया है। तो होयसल वो राजवंश की राजधानी क्या थी, तो द्वार समुद्र थी। तो 95 क्या हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा, जो कहाँ पर है, तो जो वर्तमान में हेलबेडी कर्नाटक के हसन जिले से में अवस्थित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कथन है कि पश्चिम बंगाल के पांड्या स्थित मदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था, ये भी सही दिया। तो क्या हो जाएगा, 96 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने उलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। तो ए दिया है सिकंदर शाह, बी दिया है जैनुल आबदीन, सी दिया है आदिल शाह, डी दिया है ललिता द्वितीय। तो किसने करवाया था, तो ये जैनुल आबदीन ने करवाया था, जैनुल आबदीन ने करवाया था, ठीक है। और ये शाही खान के नाम से क्या होता है, तो शाही खान के नाम से ये कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। और ये कश्मीर का सबसे महान शासक था, कौन था, तो ये जैनुल आबदीन था, जिसे जैना नाम, ये क्या किया, तो इसने बुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसकी उदारता देखिए, तो इसकी तुलना किससे की जाती है, तो इसकी तुलना अकबर से की जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 97 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें, ठीक है, चयन कीजिए। क्या दिया है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने संस्कृत में अमुक्त माल्यात की रचना की थी, ठीक है। दूसरा कथन है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मा ने मत विलास प्रदर्शन की रचना की थी। सी दिया राजा भोज ने समरांगण सूत्रधार की रचना की थी। डी दिया सोमेश्वर ने मान सोलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो क्या हो जाएगा, इसमें असत्य कथन को देखना है। तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मा ने मत विलास प्रदर्शन की रचना की थी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। राजा भोज ने समरांगण सूत्रधार की रचना की थी, भी सही दिया हुआ है। सोमेश्वर ने मानुसुलास नामक ग्रंथ की रचना की थी, भी सही दिया हुआ है। बल्कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने संस्कृत में मुक्त माल्यात की रचना की थी, बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है। किसने किया था, संस्कृत में नहीं बल्कि किसमें किया था, तेलुगु में अमुक्त माल्यात की रचना की थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो निम्न यात्रियों के भारत आने का सही अनुक्रम है, तो क्रोनोलॉजी में प्रश्न आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, तो सबसे पहले देखें तो सबसे पहले कौन आता है इसमें, तो अलबर्नी आता है। सबसे पहले कौन आता है, अलबर्नी आता है, तो एक हो जाएगा। उसके बाद से कौन आता है, तो इब्न बतूता आता है, ठीक है। और उसके बाद से अब्दुल रजाक आता है, फिर मनुची आता है लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 99 क्या हो जाएगा, 99 का बी हो जाएगा, 1 3 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अलबर्नी फिर आता है, उसके बाद से कौन आता है, तो अब्दुल रजाक आता है, फिर मनुची आता है। तो क्या हो जाएगा, 99 का बी हो जाएगा। और बता दें, महमूद जो गजनवी था, महमूद गजनवी के दरबार में कौन आता है, तो महमूद भारत के समय अलबर्नी भारत आया था इसके समय में, तो महमूद गजनवी के समय में। और मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आता है। तो वही ईरानी यात्री जो अब्दुल रजाक था, ये देवराय दिर्ती के समय में भारत आता है। और जो वेनिस का जो निवासी था मनुची, ये किसके समय में, तो ये दारा सिको की सेवा में तोपची के रूप में ये काम करता था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विद्वान हिंदी साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। ए दिया है अब्दुल हमीद लाहौरी, बी दिया है अब्दुल रहीम खाना, सी दिया है अब्दुल कादरी बदायूनी, डी दिया है इनायत खान। तो देखिए, तो कौन जो है कि मुस्लिम विद्वान हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, तो कौन था, तो ये अब्दुल रहीम खाना था। कौन था, तो अब्दुल रहीम खाना था। और उसकी प्रसिद्ध रचना देखें तो कौन सा है, तो रहीम सबसे इसी प्रसिद्ध दोहों का ये संग्रह है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कल मिलते हैं, तो आज के इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।